स से समास और स से संक्षिप्त, स से संक्षिप्त, संक्षिप्त, स से समास और स से संक्षिप्त बीच की विभक्ति को छोड़ करके, मतलब कुछ अंशों को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। इस प्रकार समास के कुल मिलाकर कितने भेद जाते हैं, 6 भेद। विग्रह करने जाता है राजा का पुत्र, में का, की, के लिए, को, से में आ जाए तो उस वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। विशेषण आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय बोलेंगे। क्या जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं समास। समास सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह मैट्रिक बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह मैट्रिक के साथ साथ कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी काफी अति आवश्यक है। तो आज हम लोग जानेंगे समास क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और समास को हम लोग कैसे छांटेंगे, इस पर मेन फोकस होगा ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज समास के बारे में कि आखिर समास किसको कहेंगे और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, देखते हैं आगे। समास, समास, समास दिया हुआ है स से समास और स से संक्षिप्त, स से संक्षिप्त, संक्षिप्त, स से समास और स से संक्षिप्त, मतलब समास में ही है हम लोग को इसको संक्षिप्त करना। ठीक, आखिर समास किसको कहेंगे, तो समास जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति, अपनी बीच की विभक्ति अर्थात कुछ अंशों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, अर्थात संक्षिप्त हो जाते हैं। मिल जाते हैं मतलब संक्षिप्त हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके, मतलब कुछ अंशों को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं माता और पिता, माता और पिता, इसकी बीच की विभक्ति जो है और है, और ये बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल गए, उसको जैसे माता पिता, ठीक है ना, यहाँ था माता और पिता, तो अपनी बीच की विभक्ति जो और था उसको शॉर्ट करके, संक्षिप्त करके, उसको शॉर्ट करके, संक्षिप्त करके, गौण करके, ठीक है ना, माता पिता यहाँ हो गया। तो शॉर्ट में होने की प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। स से समास और स से संक्षिप्त। अगला एग्जाम्पल है लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, इतना बड़ा सा सेंटेंस है, इसको छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, जैसे लंबोदर, इतना लंबा है उधर जिसका, इतना बड़ा ना बोल करके शॉर्ट में हम उसको क्या बोलेंगे, लंबोदर। तो शॉर्ट में कहने की प्रक्रिया जो है वह समास होता है। समास यहाँ नाम से ही जाहिर है, स से समास और स से संक्षिप्त। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है माखन चुराने वाला, इतना लंबा ना कह के हम उसको बोल सकते हैं शॉर्ट में माखन चोर, माखन चोर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके क्या हो जा रहे हैं, संक्षिप्त हो जा रहे हैं, शॉर्ट हो जा रहे हैं। तो शॉर्ट होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, समास। हम लोग समझ गए कि समास इसको कहते हैं, शॉर्ट होने की प्रक्रिया समास कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं कि समास, ठीक है, समास विग्रह, आगे देखते हैं समास विग्रह। ठीक है ना, समास के बाद आता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, ठीक है, समास विग्रह समासिक पदों को अलग अलग करने की विधि को, समासिक पद जो शॉर्ट हुए हैं उनको अलग अलग करने की विधि जो है उसी को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, समास विग्रह। किसको कहेंगे, तो समासिक पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे माता पिता, ए शॉर्ट हुए थे, अभी हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, ठीक है ना, कि माता पिता शॉर्ट हो चुके थे, तो माता पिता यहाँ पर शॉर्ट होकर बने थे, तो उसको अगर विग्रह करेंगे तो माता और पिता, इसमें जो है विभक्ति आ जाएगी, और विभक्ति आने से फिर सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा से बड़ा करने का, ठीक है, जो विधि होता है उसी को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। माखन चोर, ये शॉर्ट किया हुआ था माखन चोर, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था माखन चोर, ठीक है ना, ये शॉर्ट किया हुआ, उसको अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो हो जाएगा माखन को चुराने वाला, बड़ा सेंटेंसेस। ठीक है ना, तो शॉर्ट से बड़ा करने की प्रक्रिया जो होगी, विधि होगी,
वह समास विग्रह होगा, और बड़ा से छोटा करने की जो प्रक्रिया उसको हम लोग समास कहेंगे। ठीक है, जैसे दही बड़ा, दही बड़ा ये शॉर्ट में बोला गया है, दही बड़ा, इसको बड़ा करने के लिए हम लोग दही में पड़ा हुआ बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है समासिक पदों को अलग अलग करने के जो विधि होता है उसी को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के प्रमुख भेद, समास के प्रमुख भेद। अब हम लोग को आता है समास का प्रमुख जो भेद होता है वो होता है तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव। ठीक है ना, कौन कौन होते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। लेकिन यहाँ चार है, कितने हैं, चार। लेकिन तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय होता है और दूसरा भेद द्विगु होता है। ठीक है ना, कर्मधारय का भी दो उसका भेद हो जाता है, एक होता है तत्पुरुष का एक कर्मधारय होता है और दूसरा द्विगु हो जाता है। इस प्रकार समास के कुल मिलाकर कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद। ठीक है ना, तो पूछेगा समास के कुल कितने भेद, तो 6 भेद। कितने भेद, 6 भेद हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि इस समास के प्रमुख जो भेद हैं, तत्पुरुष किसको कहेंगे, ठीक है ना, कर्मधारय किसको कहेंगे, द्विगु किसको कहेंगे, द्वंद्व किसको कहेंगे, बहुव्रीहि किसको कहेंगे और अव्ययी भाव किसको कहेंगे। अब एक बाय एक करके एग्जाम्पल के साथ आगे हम लोग देखते हैं। चलो तो देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है ना, तत्पुरुष समास। अब हम लोग के सामने है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है, तो तत्पुरुष समास जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, जिस पद का अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो, उसको तत्पुरुष समास कहलाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग जानेंगे कैसे कि तत्पुरुष समास ही है। ठीक है ना, तो तत्पुरुष समास में अगर विभक्ति करेंगे उसको तो बीच में का आएगा, की आएगा, के आएगा, के लिए आएगा, को रहेगा, में रहेगा या से रह सकता है। इसमें से कोई भी एक विभक्ति में रहेगा, बीच में आएगा। अगर बीच में ये आएगा तो हम लोग जानेंगे कि वह क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, ठीक है, तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद की प्रधानता होगी, ठीक है ना, आप पूरा पद गौण रहेगा, उसको वह तत्पुरुष कहलाता है। और इसको हम लोग जानेंगे कैसे कि तत्पुरुष है, कि अगर उसको हम लोग समासिक पदों को विग्रह करते हैं तो उसके विभक्ति के रूप में बीच में जो आएगा वो का हो सकता है या की हो सकती है या फिर के लिए, को, में से, ये सब आएगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, कि ये तत्पुरुष कैसे जानेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, ठीक है ना, अगर लिखा रहेगा राजपुत्र, अब बोला कि राजपुत्र कौन सा समास है, तो पकड़ में तो नहीं आएगा ऐसे। ठीक है ना, जब तक हम उसका विग्रह नहीं करते हैं। तो राजपुत्र का विग्रह करने पे आता है राजा का पुत्र, 20 का जो हम लोग विभक्ति जो है वो का आ गया। इस का के सहारे हम लोग जान गए ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। कौन सा है, तत्पुरुष है। देशभक्त, अगला जो है शब्द देशभक्त, तो इसको अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो आता है देश का भक्त, बीच में इसका विभक्ति का है इसलिए तत्पुरुष है। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल को अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो इसमें भी आता है गंगा का जल, तो बीच में का आ रहा है। सेनापति, ठीक है ना, सेना का पति, बीच में क्या का आ रहा है। प्रजापति, प्रजा का पति, बीच में का आ रहा है। ठीक है ना, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है ना, बीच में का आ रहा है। ये सब से हम लोग जानते हैं यह तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष है। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बीच में की विभक्ति, ठीक है ना। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, बीच में के लिए आ रहा है विभक्ति, ठीक है ना। तो इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि ये जो है तत्पुरुष है। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए या आलय। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है, बीच में के लिए विभक्ति आ गया। इससे पता चलता है कि ये जो शब्द हैं वो क्या है, तत्पुरुष हैं। चरित्रहीन, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो आएगा चरित्र के हीन, बीच में के आ रहा है। नेत्रहीन, नेत्र के हीन, ठीक है। विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित।
संस्कारहीन, संस्कार से हीन, कर्मवीर, कर्म में वीर, ठीक है ना। ये जो चीजें आ रही है 20 विभक्ति, ठीक है ना, वनवास, वन में वास, ये सब 20 की विभक्ति से हम पता करते हैं। ये जो शब्द आ रहे हैं, राजपुत्र, देशभक्त, गंगाजल, सेनापति, प्रजापति, राजपुरुष, बैलगाड़ी, विद्यालय, पुस्तकालय, देश प्रेम, ठीक है ना, चरित्रहीन, नेत्रहीन, विद्या प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, पाप मुक्त, रोग मुक्त, बाढ़ पीड़ित, संस्कारहीन, कर्मवीर, वनवास, ये जो है ना सब तत्पुरुष है। कैसे जाने हम लोग तत्पुरुष है? क्योंकि इसको जब हम विग्रह किए तो 20 का विभक्ति हम लोग को मिल गया का, ठीक है ना, की, के लिए, ठीक है, के, को, से, में। अगर ये आता है किसी समासिक पद को विग्रह करने के बाद ये सब विभक्ति आने लगता है तो हम लोग जाने कि वह तत्पुरुष समास है। अब समझ में आ गया आप लोग को बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तत्पुरुष के बाद अगला समास का। तो अब आता है कर्मधारय। कौन आता है? कर्मधारय। कर्मधारय समास किसको कहेंगे हम लोग? कर्मधारय समास किसको कहेंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास के परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण, जिस समास में पहला पद क्या हो? विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कहता है कि जिस समास में पहला पद विशेषण, पहला पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति जो है, इसको विग्रह करेंगे तो इसका विभक्ति क्या आएगा? है, जो, के समान, ऐसा विभक्ति आएगा। या फिर इसका पहला वाला जो होगा वो क्या रहेगा? विशेषण रहेगा, ठीक है ना, विशेषण रहेगा। तो विशेषण के रहेगा तो हम जानेंगे यह जो है कर्मधारय समास है। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि आखिर कर्मधारय शब्द को, कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे आता है नीलकंठ। क्या आता है? नीलकंठ एक शब्द है। नीलकंठ को अगर विग्रह करेंगे तो आएगा नीलाकंठ। कैसा कंठ? कंठ कैसा? नीला। ये विशेषण है। इस विशेषण के माध्यम से हम जानेंगे कि नीलकंठ जो है वो कैसा है? कर्मधारय समास है, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं नीला है जो कंठ, है जो आ रहा है, इससे हम पता करते हैं यह जो है कर्मधारय है। महात्मा, अगला शब्द है महात्मा। तो इसको हम लोग अगर विग्रह करेंगे तो महान आत्मा आता है। क्या चीज? महान आत्मा। आत्मा कैसा है? तो महान। ये विशेषण हो गया। तो विशेषण के माध्यम से हम पता करें कि ये जो महात्मा लिखा हुआ है ये जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। या आप कह सकते हैं महान है जो आत्मा, बीच में क्या आ रहा है? जो आत्म विभक्ति। तो इससे पता हम लोग करते हैं कि ये जो है कर्मधारय समास है। नीलकमल, अगला है शब्द नीलकमल। तो नीला कमल, कमल कैसा है? तो नीला। ये विशेषण बता रहा है। तो विशेषण के माध्यम से हम जान रहे हैं इसका पहला पद विशेषण है, तो इसके माध्यम से हम लोग जान रहे कि यह क्या है? कर्मधारय समास है। या नीला है जो कमल, ठीक है ना। उसी प्रकार से शब्द आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, मंत्री है लेकिन कैसा? मुख्य, ठीक है ना, ये भी विशेषण हुआ, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र, अंबर मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक ना। तो वस्त्र कैसा है? तो श्वेत मतलब सफेद, ये भी इसकी विशेषता हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से श्वेतांबर भी जो है वो कैसा है? कर्मधारय समास है। अगला आता है कमल नयन। क्या आता है? कमल नयन। तो कमल के समान नयन, बीच में के समान आ रहा विभक्ति। इस विभक्ति से हम पता कर लिए कि ये जो है कर्मधारय है। उसी प्रकार से कमल चरण, कमल के समान चरण, चरण कैसा है? तो कमल के समान, यहाँ भी विशेषता की बात हो रही है। चंद्रमुख, ठीक ना, चंद्र के समान मुख, यहाँ भी के समान, मुख कैसा है? तो चंद्रमा के समान, ठीक है ना। इससे भी पता हम लोग कर लिए ये जो है कर्मधारय है, ठीक है। लौह पुरुष, क्या है? लौह पुरुष। लौह पुरुष मतलब लोहे के समान पुरुष। पुरुष कैसा है भाई? तो लोहे के समान मजबूत, ठीक है ना। तो लौह पुरुष, तो ये भी जो है विशेषण है, यहाँ विशेषता की बात हो रही है। उसी प्रकार से मातृभूमि जो है, ठीक ना, माता के समान भूमि, यहाँ भी के समान। तो इन विभक्तियों के माध्यम से हम पता करते हैं, ठीक है ना। जब हम जब विग्रह करते हैं बीच में जो विभक्ति आता है उससे पता करते हैं कि यह कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ जो है जो आ रहा है जो आ रहा है जो आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला में हम लेते हैं तो के समान, के समान, के समान, के समान, के समान। तो इन विभक्तियों के माध्यम से हम जान रहे हैं ये जो है कैसा है? कर्मधारय समास है। चलिए अगला समास देखते हैं हम लोग कि अब कैसे जाने कि अगला कौन सा समास है और
उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब आता है हम लोग को द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। द्विगु, आखिर द्विगु समास किसको कहेंगे, ठीक है ना। द्विगु समास किसको कहेंगे, चलिए परिभाषा देखते हैं पहले इसको। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। कैसा हो? संख्यावाचक हो, ठीक है ना। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह या समाहार का पता चलता है, ठीक ना। द्विगु समास में ना हम लोग समूह का पता चलेगा, क्योंकि संख्यावाचक रहेगा, ठीक है। उसमें समूह या समाहार का पता चलता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज समास दिया, त्रिभुज। त्रिभुज कैसा समास है? तो पहले इसका विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विग्रह करने के बाद पता चलेगा कि आखिरी कौन सा समास है। तो त्रिभुज, इसको विग्रह करने पर आता है तीन भुजाओं का समूह। चूंकि पहला वाला संख्यावाचक है, तीन, ठीक है ना, संख्यावाचक है, इसलिए कैसा समास है? त्रिभुज, द्विगु समास है। अगला जो शब्द आता है चतुर्भुज। आप बोले चतुर्भुज कैसा समास है? तो इसको जब तक विग्रह नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चार भुजाओं का समूह, शुरुआत में जो है संख्यावाचक, चार जो है संख्या है, ठीक है ना, ये संख्यावाचक आ रहा है, तो इससे पता चल गया कि ये जो है क्या है? द्विगु समास है। अगला जो शब्द है पंजाब, ठीक है ना, पंजाब, ठीक है, ये कैसा समास है? तो पांच आबों का समूह, ठीक है ना, पांच आबों, पांच नदियों का समूह। पांच जो है ये जो है संख्या है, इससे पता चलता है कि हम ये जो है द्विगु समास है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है ना। सप्ताह, क्या है? सप्ताह। इसको विग्रह करने के बाद देखते हैं कि 7 दिनों का समूह। कितना? 7। शुरुआत में संख्यावाचक है, ठीक है ना। नौ ग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह, शुरुआत में संख्यावाचक है। अठन्नी, 8 अन्नों का समूह, शुरुआत में संख्यावाचक है। शताब्दी, ठीक है ना, 100 वर्षों का समूह, 100 संख्यावाचक है। जो संख्या शुरुआत में आ जाएगा तो हम लोग जाने कि यह कैसा समास है? द्विगु समास है। कैसा समास है? द्विगु समास है ना। आसान, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि और समास को हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का द्वंद्व समास। आपकी बारी आती है द्वंद्व समास का। आखिर द्वंद्व समास किसको कहते हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो द्वंद्व समास का परिभाषा देखते हैं हम लोग पहले। जिस समास में दोनों पद समान हो, जिस समास में दोनों पद समान हो, बराबर हो, मतलब बराबर का उसमें, ठीक है ना, बराबर वैल्यू हो उसका, मतलब जिस समास में दोनों पद समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये जो है ना अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यह हमेशा नहीं होते, ठीक है ना, हमेशा नहीं होते। ये विलोम होते हैं लेकिन ये हमेशा नहीं होते हैं, ठीक है। इससे विग्रह करने पर, जब इसको विग्रह करेंगे तो बीच में जो विभक्ति होएगा वो हो सकता है कि और आ जाए, अथवा आ जाए, या फिर एवं आ जाए, ठीक है ना। इसका प्रयोग होता है विभक्ति में, ठीक है। तो मतलब विभक्ति हम लोग को देख लेना है कि बीच में और आया है, अथवा आया है, या एवं आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। अगर ये जान गए, ठीक है, अगर ये चीज नजर आ जाएगा विग्रह करने पे, तो हम लोग जो है, ठीक है ना, उसको जान जाएंगे कि वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे दाल रोटी, ठीक है ना, दाल रोटी, ठीक है। तो इसको अगर विग्रह करेंगे तो आता है दाल और रोटी, बीच में क्या आता है? रोटी। इसको एक और सरल तरीका है पहचानने का द्वंद्व समास का, कि बीच में हल्का सा डैश रहेगा। क्या रहेगा? डैश रहेगा। देखिए दाल रोटी, इसको विग्रह करना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे ही यह देखेंगे ना दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन, बीच में हल्का सा डैश, तो उसे ही आप पकड़ लीजिएगा कि ये जो है कैसा समास है? द्वंद्व समास। कैसा समास? द्वंद्व समास। लेकिन अगर इसका विग्रह भी करेंगे तो बीच में क्या आएगा? माता पिता, तो माता और पिता, बीच में और आ रहा है। भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है ना। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, बीच में और विभक्ति आ रहा है, तो इसके माध्यम से हम लोग पता कर ले कि कैसा समास है? द्वंद्व समास, ठीक। अगला देखते हैं ठंडा गरम। ठंडा गरम, देखिए एक दूसरे का उल्टा भी है, ठीक है ना, एक दूसरे का उल्टा विलोम भी है। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, बीच में या विभक्ति आ रहा है। अमीर गरीब, अमीर या गरीब, ठीक है ना। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, बीच में आ रहा है। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, बीच में आ रहा है। इस विभक्ति के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि यह कैसा समास है? द्वंद्व समास है। और शॉर्ट में आप लोग को जानना है तो बीच में जहां अगर डैश नजर आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, तो वहां आप समझिएगा कि ये कैसा समास है? द्वंद्व समास है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
आगे बढ़े, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अगला समास आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, किसको कहेंगे आखिर बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, न न पूर्व पद न उत्तर पद, ठीक है ना, कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि समास पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को सूचित करे, ठीक है ना। अपना जो उसका सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को, ठीक है ना, जो सूचित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। इसको विग्रह करने पर क्या आता है, तो इसकी विभक्ति जो है विग्रह करने पर वाला है, जो जिसका जिसका या जिसकी आएगा, ठीक है ना। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर, ठीक है ना, एक शब्द है चंद्रशेखर, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर को यदि हम विग्रह करते हैं, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है ना। तो चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है, तो ये चंद्र है शिखर पर जिसके अगर आप लगा लिए, ठीक ना, अगर प्यारे बच्चों अगर आप अपने शिखर पे चंद्र लगा लेंगे तो आप चंद्रशिखर नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। ये विशेष अर्थ के लिए होता है, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात किसके शिखर पर चांद है, तो शिव के, स्पेशल यूज किया गया है। तो जब सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी स्पेशल का बोध कराए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहेंगे उसको? बहुव्रीहि समास कहेंगे। चक्र को धारण करने वाला, ठीक है ना, अगला जो है चक्रधर, चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला, ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ में चक्का घुमा लेंगे तो अपने आप को बोलेंगे हम चक्रधर हैं, नहीं, आपके लिए भी नहीं यूज किया गया है। चक्रधर जो है चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, स्पेशल यूज किया गया है कि आखिर हाथ में जो है वो चक्का कौन धारण किए हुए हैं, चक्र कौन धारण किए हुए हैं, तो वो जो है विष्णु के लिए यूज किया गया है। तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जैसे आता है पीताम्बर, क्या आता है? पीताम्बर एक शब्द है पीताम्बर। तो पीताम्बर का अगर विग्रह करते हैं तो आता है पीत है अंबर जिसके, अर्थात, ठीक है ना, अब आप पीला पहन लिए, आप बोले कि हम पीताम्बर है, आप किसी एक दिन पहनेंगे, लेकिन यहाँ पीताम्बर जो है विशेष शब्द के लिए यूज किया गया है। पीत है अंबर जिसके, अर्थात क्या चीज? विष्णु, ठीक है ना, विष्णु का जो वस्त्र है वो हमेशा पीला धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेष अर्थ के लिए यूज किया गया है, और जहां अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ का सूचित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। अब समझ में आ गया कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को सूचित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। इसमें एक वर्ड और आता है लंबोदर। क्या आता है? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, ऐसा नहीं है लंबा पेट तो इंसान का भी होता है, लंबा पेट तो हाथी का भी होता है, ठीक है, लंबा पेट तो ऊंट का भी होता है, लेकिन आप ऊंट को लंबोदर नहीं कहेंगे, ठीक है, आप इंसान को लंबोदर नहीं कहेंगे, ठीक है ना। विशेष अर्थ के लिए यूज किया गया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश, ये गणेश के लिए यूज किया गया है लंबोदर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। क्या बोलेंगे उसको? बहुव्रीहि। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि समास में अंतर। देखिए कभी कभी समास को हम लोग, ठीक है ना, विग्रह के आधार पे हम लोग उसको बांटते हैं। विग्रह करने का तरीका क्या है? विग्रह करने का तरीके के आधार पे जो है वो समास थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। क्या होता है? चेंजिंग में आ जाता है, ठीक है। आखिर ये जो है बहुत डिफिकल्टीज हो जाते हैं, कुछ बच्चे उसको विग्रह किसी और तरीके से कर लेते हैं तो उसका समास का भेद कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखना है कि आखिर वह विग्रह किस प्रकार से करेंगे तो समास जो है चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक शब्द नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ, ठीक है ना। अगर इसका कोई स्टूडेंट जो है, कोई विद्यार्थी जो है, नीला है जो कंठ, अगर यह इसका विग्रह करता है या कहता है कि नीला कंठ, कंठ कैसा है? नीला, तो इस आधार पे ये जो है विशेषण हो गया शुरू वाला पद, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय। नीलकंठ क्या हो जाएगा? कर्मधारय। लेकिन कोई विद्यार्थी इसको नीलकंठ को अगर वह विग्रह करता है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात ये नीला सबका कंठ नहीं है, विशेष अर्थ के लिए, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव का कंठ क्या है?
नीला है। तो ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करेगा तो ये जो है बहुव्रीहि कहलाएगा। तो नीलकंठ का अगर विग्रह इस टाइप से होता है कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो इस कंडीशन के आधार पे यह जो नीलकंठ जो है क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जो है नीलकंठ, नीला है जो कंठ या नीला कंठ ऐसे विग्रह करके लिखता है तो उसका क्या आता है, कर्मधारय हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से जानना है, ठीक। अगला है एक लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर शब्द है लंबा उदर। अगर कोई विद्यार्थी जो है इसका विग्रह करता है लंबा उदर, मतलब उदर कैसा है तो लंबा, यहाँ तो विशेषण बता रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अगर इस आधार पे करता है तो यह लंबोदर जो है वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जो है लंबोदर का विग्रह जो करता है वो क्या करता है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, ठीक है ना, अर्थात गणेश, गणेश, ठीक है ना, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यहाँ जो है अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये लंबोदर जो है अगर कोई विद्यार्थी इस तरह से करता है तो उसका विग्रह, तो ये जो है क्या कहलाएगा, तो बहुव्रीहि कहलाएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। अब अगला आता है, कुछ शब्द और भी हैं जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन, अगर कोई विद्यार्थी इसको, ठीक है ना, विग्रह करता है तीन लोचनों का समूह, तीन लोचनों का समूह, तो शुरुआत में देखिए संख्यावाचक है, क्या है, संख्या। तो शुरुआत में संख्या रहेगा तब त्रिलोचन क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, द्विगु हो जाएगा। लेकिन त्रिलोचन, यहाँ भी त्रिलोचन लिखा हुआ, त्रिलोचन लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा तीन लोचनों, तीन लोचन है, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके अर्थात, ठीक है ना। तो तीन लोचन, तीन गो नेत्र, तीन गो आंख किसका है, ठीक है ना। तो विशेष अर्थ के लिए शिव के लिए अर्थ किया गया है। त्रिलोचन जो है वह किसके लिए, शिव के लिए यूज किया गया है। तो अगर त्रिलोचन का जो है विग्रह जो इस प्रकार से किया जाएगा तब वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहुव्रीहि के अंतर्गत। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को, ठीक। अगला जो है दशानन, क्या लिखा हुआ है, दशानन, ठीक है। 10 आनंद, यहाँ पर 10 आनंद, आनंद सिर कितने हैं तो 10, ये जो संख्यावाचक दिखा रहा है यहाँ पे, अगर विग्रह करेंगे इस प्रकार से तो दशानन, 10 आनंद, तो ये 10 जो है संख्या है, उस आधार पे जो है ये दशानन क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी इस दशानन को विग्रह इस प्रकार से करता है, ठीक है ना, कि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, 10 गो सिर किसका है, रावण का, अगर इस आधार पे वह करता है बहुव्रीहि तब ये जो है बहुव्रीहि, दशानन बहुव्रीहि के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, चतुर्मुख, क्या है, चतुर्मुख, अगर इसका विग्रह करते हैं तो आता है चार मुख, शुरुआत में संख्यावाचक है चार, इसलिए अगर चतुर्मुख का कोई विग्रह इस प्रकार से करता है तो चतुर्मुख क्या कहलाएगा, द्विगु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विगु कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि चतुर्मुख, कोई विद्यार्थी चतुर्मुख का विग्रह करता है, चार है मुख जिसके अर्थात, तो चार मुख किसका है भाई, तो विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए, सॉरी ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, क्या चीज, ब्रह्मा। तो अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार से करता है तो ये किया जाता है, बहुव्रीहि आ जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब आगे चलते हैं, है यहाँ समझने वाली बात थी। अब आगे चलते हैं कि अगला समास के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। अब आता है अव्ययी भाव समास। क्या आता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, का परिभाषा देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है खत्म नहीं होने वाला, ठीक है ना, जिसका व्यय संभव नहीं, परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूरा पद क्रिया विशेषण रहता है। कैसा रहता है, क्रिया विशेषण। अव्यय हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, कभी कभी ये रिपीटेशन भी करने लगता है, ठीक है ना, रिपीट भी करने लगता है शब्द का, ठीक है। तो देखते हैं पहचानने का नियम क्या है इसको भाई हम लोग। तो पहला पद प्रति रहेगा, पहला पद क्या रहेगा, प्रति रहेगा, हर रहेगा, आ रहेगा या धर्म रहेगा, ठीक है ना, इत्यादि हो सकता है ऐसा, ठीक। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रति आ गया, तो इसके माध्यम से जानेंगे प्रतिदिन कैसा समास है, अव्ययी भाव। अगर इसको विग्रह करेंगे तो है हर दिन, ठीक है ना, हर दिन, ये रोज दिन की बात हो रही है। रातों रात, देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रात ही रात, रात ही रात, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये जो है अव्ययी भाव है। हर घड़ी, ठीक है ना, इसमें हर भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहचाने का नियम,
हर घड़ी, यहाँ हर आ रहा है इसलिए जो है उसको हम लोग विग्रह करने पाता है प्रत्येक घड़ी। ये जो है हर घड़ी भी क्या हो गया अव्ययीभाव। प्रति वर्ष प्रति आ गया, इसके इससे हम लोग जाने कि ये क्या चीज है अव्ययीभाव, ठीक है ना। यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये अथाशक्ति नहीं, यहाँ यथाशक्ति, ठीक है ना। यथाशक्ति ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार, आमरण बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि ये क्या चीज है अव्ययीभाव मरने तक। दिनों दिन यहाँ पर भी देखिए रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग जाने कि क्या है अव्ययीभाव है, क्या है अव्ययीभाव है। भर पेट मतलब पेट भर, ठीक है, इस सब से हम लोग को पता चलता है, ठीक है, कि अगर पहला पहला पद में प्रति आ जाए, हर आ जाए, आ जाए, धर्म आ जाए, तो इसको जो है अव्ययीभाव है। अव्ययीभाव को और विशेष तरीके से जानने के लिए आप इस पर बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कि अगर परीक्षा में सवाल आ जाए, ठीक है ना, तो सवाल को ट्रिक के माध्यम से, अगर इस समझ में नहीं भी आया है तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे जानेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसको, ठीक है ना, आप जानकर, पढ़कर, समझकर, ठीक है ना, बिना परिभाषा याद किए हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, समास को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम लोग। जैसे तत्पुरुष समास को पहचानना हम लोग तत्पुरुष, तो उसको हम लोग विग्रह करेंगे, उस शब्द का क्या करेंगे विग्रह करेंगे। अब विग्रह करने के बाद यदि विभक्ति में अर्थात बीच वाला में कहीं का मिल जाए, की मिल जाए, के लिए, को, से या में, रह बीच में, ठीक है ना, जब उसको विग्रह करेंगे विभक्ति में का, की, के लिए, को, से में आ जाए तो उस वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे तत्पुरुष समास। कैसा समास बोलेंगे तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं अब कर्मधारय में। कर्मधारय को देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो अगर उसका हम लोग विग्रह करते हैं, कर्म कोई भी पद का जो है कोई भी शब्द का विग्रह करते हैं। अब विग्रह करने के बाद उसकी विभक्ति में, ठीक है ना, विभक्ति करेंगे और शुरू में विशेषण आ जाए, शुरू में क्या आ जाए विशेषण, क्या आ जाए विशेषण, शुरू में जब विशेषण आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्मधारय बोलेंगे, क्या बोलेंगे कर्मधारय, ठीक है। अब देखते हैं द्विगु। आखिर द्विगु को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वह द्विगु समास है, ठीक है ना। तो शुरू में संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए संख्या, शुरू में संख्या मिल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास कैसे पहचाने कि द्वंद्व समास है, तो अगर उसका हम विग्रह करते हैं द्वंद्व समास मतलब विग्रह करते हैं किसी भी पद का, ठीक है ना, शब्द का, तो बीच में और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, एवं, और सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, कि बीच में कहीं ये डैश नजर आ जाए तो बिना विग्रह किए हुए भी हम उसको क्या बोल देंगे द्वंद्व समास बोल देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि किस कैसे पहचानेंगे तो विशेष अर्थ को सूचित करने वाला, क्या करने वाला विशेष अर्थ को सूचित करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना उसको। और अव्ययीभाव इसका पहला पद क्या रहेगा अव्यय रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि तत्पुरुष कैसे पहचानेंगे, तो बीच में का, की, के लिए, को, में, से अगर ये रहेगा तो कर्मधारय, ठीक है ना। तो शुरू में विशेषण हो तो कर्मधारय। द्विगु कैसे पहचानेंगे, शुरू में संख्या होना चाहिए, द्वंद्व बीच में और, अथवा, या, एवं, या फिर सबसे बड़ी बात क्या चीज कि बीच में डैश होना चाहिए, ठीक है। और बहुव्रीहि क्या चीज विशेष अर्थ को सूचित करने वाला होना चाहिए। और अव्ययीभाव क्या चीज कि पहला पद क्या हो अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आखिर ये जो ट्रिक्स दिया हुआ है ये फॉलो करता है, ठीक है ना, ट्रिक लागू होता है उन पे या नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि त्रिभुज का समास विग्रह करें, त्रिभुज का समास विग्रह करें, ठीक है ना। तो त्रिभुज का समास विग्रह करना है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा उत्तर में देखिए यहाँ पर त्रिभुज विग्रह इसको करेंगे तीन भुजाओं का समूह। अगर ये कह देता कि त्रिभुज कौन सा समास है तो शुरुआत में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है त्रि मतलब तीन, ठीक है ना, त्रि मतलब तीन, ये तीन संख्यावाचक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो संख्यावाचक किसमें रहता है भाई, ठीक है ना, संख्यावाचक किसमें रहता है संख्यावाचक किसमें रहता है द्विगु में रहता है, ये द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो बीच में देखिए मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि बीच में जैसे ही डैश नजर आएगा हल्का सा, जैसे ही डैश नजर आएगा
वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हम लोग का द्वंद्व समास। देखिए रात दिन जो दिया हुआ है इसको अगर विग्रह करेंगे तो रात और दिन बीच में और आ गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। 2011 में जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था कमल नयन का विग्रह करें, कमल नयन का विग्रह करें। तो कमल नयन का विग्रह जो करेंगे, कमल के समान नयन, ठीक है ना, कमल के समान नयन, यह विग्रह हो सकता है कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। ये दो प्रकार से कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, अगर कमल के समान नयन कहीं बोल दिए, ठीक है ना, तो ये आता है इसमें आपका विशेषण आ जाता है, मतलब नयन कैसा है, तो कमल के समान, तो ये तो कर्मधारय में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, तो ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2012 में जो पूछा गया है, देशभक्ति, ठीक ना, देशभक्ति का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें, देशभक्ति का समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। तो इसका जो है हम लोग जो है विग्रह करेंगे तो आता है देश के लिए भक्ति, बीच में क्या आता है, के लिए, बीच में क्या आ गया, के लिए, और हम लोग जानते हैं ट्रिक के माध्यम से कि अगर बीच में के लिए आ जाता है तो वह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष होता है, कौन सा होता है, तत्पुरुष। बात समझ में आ गया यहाँ तक। 2013 में पूछा गया धर्माधर्म का समास विग्रह करें, धर्माधर्म का समास विग्रह करें, ठीक है ना। तो धर्माधर्म का समास विग्रह करेंगे, धर्मा धर्म का, तो आता है धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, ठीक है। अगला दिया था कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो हर रोज, ठीक है ना। या शुरुआत में प्रति, ट्रिक में बताया गया था कि प्रति कहीं आ जाएगा या अव्यय रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अव्यय भाव। ये जो है अव्यय भाव समास हो गया, क्या हो गया, अव्यय भाव समास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, 2015 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 2015 में पूछा गया था कि यथासंभव का समास विग्रह करें, यथासंभव का समास विग्रह करें। तो यथासंभव का समास विग्रह करने पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जहां तक संभव हो, ठीक है ना, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो सके, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है। अगला जो है लंबा, लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए ये जो है डिपेंड करेगा आपको कि इसका जो है आप विग्रह कैसे किए हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो है लंबोदर का, ठीक है, समास विग्रह जो किया है, लंबा है जिसका उदर, ठीक है ना, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर नहीं, तो यहाँ पर कहेंगे उदर कैसा, तो लंबा, उदर कैसा, तो लंबा, उदर कैसा, तो लंबा, लंबा उदर, ठीक है ना। तो उदर कैसा, तो लंबा, यहाँ जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है, इसको हम लोग कर्मधारय बोलेंगे। लेकिन अगर इसको कोई विग्रह करते लंबा है जिसका उदर, ठीक है ना, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बहुब्रीहि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। अगला 2016 में जो बोला गया है देशभक्त का समास विग्रह करें, ठीक है ना, देशभक्त का समास विग्रह करें, ठीक है। तो देशभक्त अगर समास विग्रह हम लोग करते हैं तो आता है देशभक्त का विग्रह करने पर आता है देश का भक्त, देश का भक्त, बीच में का विभक्ति है और आपको ट्रिक में बताया गया है जिसमें का रहेगा वो तत्पुरुष होता है, ठीक है ना। आगे है प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो है, ठीक है ना, प्रतिदिन उसका अगर विग्रह करेंगे तो हर रोज आता है। और आपको पहले पता है कि अगर ट्रिक में कि प्रति आ जाए, ठीक है ना, प्रति आ जाए तो वो जो होता है अव्यय होता है, तो ये जो होता है अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। आगे 2017 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि त्रिभुज, त्रिभुज जो है उसका समास विग्रह करें, ठीक है ना। तो त्रिभुज का समास विग्रह करने के बाद आता है तीन भुजाओं का समूह, ठीक है। और पीताम्बर कौन सा समास है, फिर पूछा गया था पीताम्बर कौन सा समास है, ठीक है ना। तो पीताम्बर का अगर हम लोग, पीताम्बर, पीला है अंबर, पीला, पीला अंबर, अगर हम लोग पीला अंबर की बात करें, कोई अगर विद्यार्थी जो है इसको अगर कर देता है पीला अंबर, तो ये कर्मधारय होता है, क्या होता है, कर्मधारय होता है। लेकिन अगर कोई जो है कर्मधारय समास, अगर कोई इसका विग्रह करता है पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, ये विशेष अर्थ ग्रहण करता है, कोई अगर इस प्रकार से कर दिया है तब यह क्या आता है, बहुब्रीहि हो जाता है, ठीक है। अगला 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था देशभक्त का समास विग्रह करें, ठीक है ना। तो देशभक्त का समास विग्रह करेंगे, देश का भक्त, बीच में का है, ट्रिक में आपको बताया गया कि बीच में अगर का रहेगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है, तत्पुरुष, क्या रहेगा, तत्पुरुष। कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन, ठीक है। तो कमल नयन का अगर कोई विग्रह करता है कमल के समान नयन, नयन कैसा है, कमल के समान, तब यह कर्मधारय हो जाता है, क्या हो जाएगा,
कर्मधारय। तो ये कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कहता है कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कृष्णा अर्जुन, क्या है अगला 2019 से पूछा, कृष्णा अर्जुन, कृष्ण अर्जुन का समास विग्रह करें, ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन का समास विग्रह अगर करेंगे तो कृष्ण और अर्जुन बीच में और आ रहा है, इससे क्या चीज, ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है ना। अगला बोलता है यथा संभव, कौन सा समास है, तो यथा संभव जो है, ठीक ना, जहां तक संभव हो सके, ये अव्ययी भाव है। और अगर अगला बोलता है कि बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। तो बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण, कमल के समान नयन है जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु, ठीक है। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था, कर्मवीर का समास विग्रह करें, ठीक है। तो कर्मवीर का समास विग्रह करने का आता है कर्म में वीर, कर्म में वीर, 20 में आ रहा है विभक्ति, इसको देखिए में है, इसलिए जो तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा था कि पंकज कौन सा समास है, ठीक है ना, पंकज कौन सा समास है, तो पंकज जो है वो आपका बहुव्रीहि समास है, कैसा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। पंख में जन्म लेने वाला, क्यों है, पंख में जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जो जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला जो होता है, आपको कीड़े मकोड़े भी आते हैं, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, ठीक है, मछली भी उस रहते हैं उसमें कीचड़ में, लेकिन ये जो है विशेष अर्थ के लिए, विशेष अर्थ के लिए, ठीक है ना, ये सूचित किया जाता है। तो पंकज जो है वो कमल के लिए यूज किया गया है, किसके लिए, कमल के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए पंकज जो है बहुव्रीहि समास है, ठीक है। इसे इसके बाद कहता है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण दीजिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है वो प्रतिदिन है, ठीक है। 2022 में जो सवाल पूछा गया था, आजीवन कौन सा समास है, आजीवन कौन सा समास है, तो आजीवन जो है अव्ययी भाव समास है, कैसा है, आजीवन, क्योंकि आपको बताया गया था परिभाषा में ही कि अगर विभक्ति में आ जाता है तो अव्ययी भाव होता है। माता पिता का समास विग्रह कर समास लिखें, आपको हम बताए थे कि अगर बीच में हल्का सा डैश आ जाए तो आपको विग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ डैश है, इसलिए माता पिता जो है वो कौन सा समास आ जाएगा, हाँ विग्रह करना है यहाँ, तो विग्रह तो इसका माता और पिता, और बीच में और विभक्ति है, तो इसलिए यह कैसा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों जरूरी है यहाँ, ठीक है। बहुव्रीहि समास के दो उदाहरण दीजिए, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, ठीक है ना, और पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, ये आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा समास जो है हम लोगों का समाप्त हो गया। आज हम लोग पूरे समास के बारे में जान चुके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए, ठीक है, धन्यवाद।